नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 15 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बदलती प्रकृति। इस बुक सीरीज़ का ये अंतिम चैप्टर है। आशा है ये पूरी सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यदि ये सीरीज़ आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली यानी कि यूएनओ का निर्माण किस प्रकार से हुआ। चैप्टर में दूसरे पार्ट में ये बताया गया है कि विश्व की समस्याओं को सॉल्व करने में, विश्व की समस्याओं को सुलझाने में यूएनओ की भूमिका किस हद तक सफल रही है। और तीसरी बात ये की गई है कि यूएनओ में किन सुधारों की ज़रूरत है जिसकी वजह से यूएनओ और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में प्रस्तावना दी गई है जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रस्तावना यही बताती है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के घटक। तो देखिए हुआ क्या था, मुद्दा ये था। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ चैप्टर का। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18। तो उसके बाद ये चीज़ महसूस की गई कि भाई विश्व में जो इतने युद्ध होते हैं, रक्तपात होते हैं, करोड़ों लोग मारे जाते हैं, इस युद्ध को क्यों ना शुरू होते ही ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए एक ऐसा संगठन बनाए जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना करे, और अगर 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो उस देशों के बीच में मीडिएटर का काम करे। तो ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया, यानी कि राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 to 45, जिसमें और भी ज़्यादा लोग मारे गए, और जापान ने तो परमाणु बम को भी झेला। तो ऐसे में ये तो पक्का हो गया कि लीग ऑफ नेशंस सफल नहीं हो पाया, क्योंकि युद्ध को रोकना ही काम था उसका, और वो युद्ध को रोक ही नहीं पाया। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन, इन्होंने याल्टा सम्मेलन किया। इन्होंने ये कहा कि अगर पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है तो एक ऐसा कारगर संगठन होना चाहिए जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके, जिसके लिए हमें लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म कर देना चाहिए और एक नई संस्था का निर्माण करना चाहिए, यूएनओ का। ऐसे में ये तीनों ही देश इस चीज़ में क्या हुए, समर्थन दे दिया इन्होंने। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना कर दी। 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसमें शामिल हो गया, और इस प्रकार से यूएनओ का गठन हो गया। आगे चलकर यूएनओ में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया, इसके अंगों का निर्माण किया गया, इसकी एजेंसियों का निर्माण किया गया, ताकि वो विश्व के स्तर पर अपने अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकें। यूएनओ की महत्व इस हिसाब से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में 193 यानी कि 193 देश इसमें शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं कि यूएनओ के घटक क्या हैं। तो हम जब यूएनओ के परिवार की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली परिवार की बात करते हैं, तो इसमें इसके 6 अंग हैं और 15 से भी ज़्यादा इसकी विशेष एजेंसियां हैं जो इसके लिए कार्य करती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यूएनओ में WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, विश्व बैंक, UNDP, UNEP, IAEA, UNHRC, ऐसी तमाम संस्थाएं जो विश्व में सामाजिक कल्याण के, आर्थिक कल्याण के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आगे चलकर इस चैप्टर में इन सभी के बारे में बताया भी जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनओ के उद्देश्य की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि युद्ध के बाद शांति स्थापित करना यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य था। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सभी लोगों को समानता स्थापित करना, अधिकारों की बात करना, मानव अधिकारों को पहुँचाना, हर एक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को जीवन लायक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक क्षेत्रों, मानवीय समस्याओं को हल करना, हर एक देश के बीच में तालमेल स्थापित करना, यानी कि शांति और सुरक्षा के लिए जितने भी कार्य हो सकते हैं वो सब इसके उद्देश्यों में थे, वो सब इसके लक्ष्यों में थे। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतरीन के लिए 4 स्तंभों की योजना बनाई, जिसमें शांति, विकास, मानवाधिकार 3 चीज़ें थीं, और ये तीनों ही आपस में जुड़ी हुई थी। इसमें यह भी ध्यान दिया गया कि देशों की प्राथमिकताएं क्या हैं और उन प्राथमिकताओं को पूरा करना चाहिए।
चौथा स्तंभ था संप्रभुता का सम्मान, यानी कि देखिए शांति को बढ़ावा देगा, विकास को बढ़ावा देगा, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देगा और हर एक देश की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। कौन? यूएनओ। यूएनओ ने अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों पर जोर दिया, जिसमें से उसने ये कहा कि जितने भी लोग यूएनओ में शामिल होंगे सभी लोग समान होंगे। हर एक देश यूएनओ के नियम और कानूनों से बंधा होगा। हर एक विवाद का निपटारा शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी राज्य किसी के खिलाफ बल का उपयोग करेगा तो उसके बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई जाएगी। कोई भी देश किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यूएनओ भी किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी है, एक्सटर्नल हमारी है। तो यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में बात करूं तो यूएनओ का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किया गया था। अगर दो देश युद्ध लड़ते हैं उस युद्ध को वहीं समाप्त करने के लिए किया गया था, विश्व युद्ध होने से बचाने के लिए किया गया था। और ऐसे देश जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाने की बात की गई थी। विश्व के बड़े बड़े देश मिलकर यूएनओ के माध्यम से उन देशों का सहयोग करेंगे, इन सब के लिए यूएनओ का निर्माण किया गया था। अब देखिए यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जो यूएनओ के लिए कार्य करते हैं। तो यूएनओ का सबसे बड़ा और प्रभावी अंग है महासभा। इसे हम विश्व की संसद कह सकते हैं। महासभा की बात की जाए तो यूएनओ में जितने भी देश होते हैं वो सभी देश महासभा में भी होते हैं। जैसे कि 193 देश हैं तो 193 के 193 मेंबर किस में होंगे? महासभा में। महासभा की एक वार्षिक बैठक होती है जो सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है हर साल, और लगभग 1 से 1.5 महीने ये बैठक चलती है। इसमें कौन सा देश नया शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये निर्णय महासभा में ही किए जाते हैं। इसके अलावा पूरे साल भर का बजट भी महासभा में पेश किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से महासभा पूरी एक देश की संसद की तरह कार्य करती है, विश्व की संसद के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार से हमारे देश में संसद कार्य करती है वैसे विश्व में सभी जो निर्णय हैं वो महासभा में लिए जाते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन हैं अगर साधारण हैं तो मेजोरिटी से लिए जाएंगे, और अगर कोई विशेष मामले हैं तो 2/3 लोगों के वोट लिए जाएंगे। इसमें अमीर गरीब कोई भी देश है सबके वोट परसेंटेज एक होगी, किसमें? महासभा में। तो देखा जाए तो यूएनओ का सबसे पहला अंग महासभा है जो कि सबसे बड़ा और प्रभावशाली अंग है। यूएनओ का बजट, यूएनओ की नीतियां, यूएनओ की सारी चीज़ें, रेगुलेशन को कौन लागू कर रहा है? महासभा। यूएनओ का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। ये यूएनओ की एक्शन बॉडी है, यानी कि कार्य जो कर रही है वो सुरक्षा परिषद कर रही है। हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है ये बॉडी। सुरक्षा परिषद के अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश होते हैं, यानी कि 15 सदस्य होते हैं। 5 इसमें फिक्स हैं और 10 अनफिक्स्ड हैं। 5 देश जो हैं उनके नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, यानी कि ABCFR। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस और R फॉर रशिया। ये 5 सदस्य जो हैं ये स्थायी हैं, इन्हें वीटो पावर मिली हुई है, यानी कि मना करने का अधिकार मिला हुआ है। यानी कि जो निर्णय लिए जाते हैं अगर इनमें से कोई भी एक देश की सहमति ना हो तो वो निर्णय नहीं लिया जा सकता, वो कार्य नहीं हो सकता। बाकी बच्चे जो 10 देश हैं वो 2-2 सालों के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि हमें पता है 2020 में सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत बना था। सुरक्षा परिषद की अगर बात की जाए तो सुरक्षा परिषद का कार्य ये है कि अगर 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर मीडिएटर का काम यही करेगी। यानी कि जो यूएनओ का उद्देश्य है उसके लिए एक्शन बॉडी के रूप में कौन काम करेगी? सुरक्षा परिषद। यानी कि जो यूएनओ के उद्देश्य हमने पढ़े थे वो सारे सुरक्षा परिषद पर लागू होते हैं। तीसरा जो अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक सामाजिक परिषद में जब ये बना था तो 18 देश थे, फिर संख्या बढ़ते बढ़ते वर्तमान में 54 है। सामाजिक आर्थिक परिषद के नाम से पता चलता है कि पूरे विश्व में आर्थिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं को सहयोग करने के लिए, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए कार्य करता है। इसके लिए इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WB यानी कि विश्व बैंक, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो इसी के अंतर्गत कार्य कर रही है, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी गया है। अन्य अंग चौथा है इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका निर्माण देखिए इसलिए किया गया था कि जितने भी देश हैं उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाए और दूसरे विश्व युद्ध में जिन देशों का नुकसान हुआ था उनका हल भी किया जाए। आगे चलकर क्या हुआ, इसका कार्य पूरा हो गया 1994 के बाद, फिर इसे समाप्त भी कर दिया गया। यानी कि आज ये बॉडी कार्य नहीं कर रही। यूएनओ की टोटल 6 बॉडी है, अब इसमें से 5 हैं जिसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त कर दिया गया है। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखिए 15 जज होते हैं।
इनका कार्यकाल 9 सालों के लिए होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हैग में। दो देशों के बीच में जो कानूनी मुद्दे होते हैं उसकी सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट में की जाती है। अगला और अंतिम अंग है सचिवालय। यूएनओ की जो लास्ट बॉडी है, छठा अंग है, वो है सचिवालय। इसमें सारे प्रशासनिक कर्मचारी जो 193 देशों के हैं वो कार्य करते हैं और इसका मुखिया होता है कौन, महासचिव, जो कि सबसे बड़े पद है। दुनिया भर में लगभग 41,000 कर्मचारी यहाँ पर बुलाकर कार्य करवाया जाता है। तो ये यूएनओ के 6 अंग है भाई। अब देखिए यूएनओ की कुछ एजेंसियों की भी बात आगे की गई है। हम ये बात कर रहे हैं कि यूएनओ का गठन कैसे हुआ है। तो यूएनओ में बहुत सारी एजेंसियां हैं, जिसमें से 20 लगभग मुख्य एजेंसियां, जिनमें से कुछ की बात यहाँ पर की जाएगी। जिसमें से पहली एजेंसी है IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दें। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो ये जो एजेंसी है इसका काम ये है कि कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग ना करे, हर एक देश अपने विकास के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज़ करे और उसका हथियारों के रूप में यूज़ ना करे। यानी कि एक लाइन में IAEA का उद्देश्य क्या है भाई? तो IAEA का उद्देश्य एक लाइन में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक रूप से बढ़ावा देना। सन 2005 में IAEA के डायरेक्टर मोहम्मद अल बरादेई को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखभाल करने के लिए WHO का निर्माण किया गया है। WHO का काम यही है कि गरीब देशों में टीकाकरण अभियान चलवाए, बड़ी बड़ी महामारियों के खिलाफ एडवाइजरी जारी करे। जैसे कि पूरी दुनिया में जो छोटी चेचक है उसके परिणामतः बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, तो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने में WHO की भूमिका बहुत अच्छी रही है। इसके अलावा एड्स महामारी और अन्य वायरसों की लड़ाई में WHO बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और कोरोना महामारी जब फैली थी और अभी भी कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारी एडवाइजरी जारी की थी, WHO ने अपनी भूमिका दिखाई थी। इसी प्रकार से एक संगठन है FAO, यानी कि कृषि से रिलेटेड ये संगठन है, खाद्य और कृषि संगठन है। इसी प्रकार से मजदूरों के लिए एक ग्रुप है ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संचार संगठन है जिसका नाम है यूनेस्को, जो कि पूरे विश्व में ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करता है। इसी प्रकार से उद्योगों के लिए UNIDO, ये औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसियां हैं जो इसके लिए कार्य करती हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी फुल फॉर्म दी गई हैं, जो कि हमारे पेपर में 1 नंबर के तो क्वेश्चन आने नहीं हैं, बट फिर भी, जैसे कि IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो गया, WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हो गया। तो इससे रिलेटेड मैं एक चार्ट ना ग्रुप में भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से पूरा चार्ट देख लेना, उसकी फुल फॉर्म उसमें सारी की सारी है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम क्या हैं। ये तो हो गए संयुक्त राष्ट्र के अंग। अब ये बात है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, कार्य क्या क्या करता है। तो जितने अभी हमने अंग पढ़े हैं, उन अंगों से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे कौन करता होगा? UNO। तो यही चर्चा आगे चैप्टर में की गई है कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कार्यक्रम यह है कि इसका पूरी विश्व में आर्थिक और सामाजिक कल्याण करे। तो इसका तीसरा अंग हमने पढ़ा था आर्थिक सामाजिक परिषद। इसके माध्यम से ये कहा गया कि जितने भी गरीब देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, गरीबी खत्म करने के लिए कार्य किया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। वो देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे उन्हें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाएंगी, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार से महासभा पूरे विश्व में धन का आवंटन करती है, बजट को पोषित करती है, किन देशों को कितने कितने पैसों की जरूरत है उस चीज़ का निर्णय लेती है महासभा। इसके लिए बड़े पैमाने पर इसके स्टाफ में कर्मचारी कार्य कर भी रहे हैं। 1990 में पर्यावरण कार्यक्रम जो चलाया गया है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है। पूरे विश्व में जो आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज जो क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो रही है, उसके लिए पूरे विश्व में अवेयरनेस के प्रोग्राम समय समय पर ही चला रहा है। गरीब देश के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर यूनिसेफ जो है बच्चों को फंडिंग कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूकता की बात कर रहा है, बच्चों के लिए पोषण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या आज पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या हो गई है। शरणार्थी कौन होते हैं? जो युद्ध, अकाल की दौरान दूसरे देशों की शरण लेते हैं, जैसे कि भारत में बांग्लादेशी। तो ऐसे में इन शरणार्थियों के भी मानव अधिकार हैं, भले ही ये भागे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते इन्हें अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए UNHCR की स्थापना की गई है, जो कि शरणार्थियों के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
बड़े पैमाने पर वित्त पोषण गरीब देशों में विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए कार्य करता है और दुनिया भर में लगभग इसकी 5,000 परियोजनाएं चल रही हैं। विश्व बैंक जो है वो गरीब देशों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है। ये सब क्या है? ये सब यूएनओ की कार्यप्रणाली है। यूएनओ में एनजीओ के कार्य क्या हैं? तो यूएनओ में एनजीओ के कार्य की जाए तो बात की यूएनओ का जो अनुच्छेद 71 है, यानी कि यूएनओ के नियमों कानूनों का जो आर्टिकल 71 है, उसमें एनजीओ की भूमिका बात की गई है। तो जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो बहुत सारे गैर सरकारी संगठन विश्व में लोगों को अवेयर करने के लिए, विश्व के सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए विश्व के विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक है संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक है ह्यूमन राइट वॉच। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच ये देखते हैं कि पूरे विश्व की जो सरकारें कहीं वो अपने लोगों के साथ अत्याचार तो नहीं कर रही, कहीं वो उनके मानव अधिकारों को तो नहीं दबा रही। जैसे कि ह्यूमन राइट वॉच ने तो अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना में भी अपना योगदान दिया है, बाल मजदूरी को खत्म करने में भी अपना योगदान दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हर साल अपनी रिपोर्ट छापती है कि विश्व की सरकारों का क्या योगदान है, वो कहाँ तक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती हैं। तो इस प्रकार से यूएनओ में एनजीओ की भूमिका भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनओ की संरचना का वर्णन कीजिए या उसकी विशेष एजेंसियों की क्या भूमिका है, तो आई होप से इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में यूएनओ की बदलती भूमिका पर चर्चा की गई है, यानी कि जब यूएनओ का निर्माण हुआ था 1945 में और वर्तमान में सन 2000 के बाद समय समय के बाद यूएनओ की भूमिका में क्या बदलाव आए हैं, क्या यूएनओ जिस उद्देश्य के लिए निर्मित किया गया था वो अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है, या फिर उसके सामने वो कौन सी चुनौती है जिसकी वजह से यूएनओ खुलकर अपना कार्य नहीं कर पाता। इस बात की चर्चा इस वाले पैराग्राफ में की गई है। तो अगर पिछले 70 सालों की बात की जाए, यानी कि जब से यूएनओ का निर्माण हुआ है, आपकी किताब के आंकड़े के हिसाब से वैसे तो 45 में यूएनओ का निर्माण हुआ था, तो 45 प्लस में 5 50 50 20 70 लगभग 75 प्लस ईयर हो चुके हैं। तो ऐसे में यूएनओ की सबसे पहले तो उपलब्धियों की बात की जाएगी कि यूएनओ ने पूरे विश्व में क्या किया है। तो यहाँ पर लगभग 14-15 पॉइंट लिखे हुए हैं कि पूरे विश्व में यूएनओ की क्या उपलब्धियाँ रही हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी हम यूएनओ की उपलब्धियाँ जानते हैं। तो यूएनओ की उपलब्धियाँ ये रही कि विश्व में रोजगार जैसी जो समस्याएं हैं, आर्थिक सामाजिक जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए यूएनओ पूरी तरीके से समर्पित है। यूएनओ के आर्टिकल 55 में ये लिखा है कि प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जिसके लिए न सिर्फ यूएनओ बल्कि उसके सारे के सारे सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि यूएनओ की जो पहली उपलब्धि है वो ये है कि उसका आर्टिकल 55 पूरे विश्व पर आर्थिक सामाजिक कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ साथ यूएनओ में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरे विश्व में समानता की स्थापना करने के लिए यूएनओ भरसक प्रयास करता है। ऐसे में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत सारे लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जैसे कि वो महिलाओं की उन्नति, मानव अधिकारों की बात, सतत विकास की बात, पर्यावरण को बचाव करने की बात यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात, और सुशासन जैसे मुद्दों पर पूरे विश्व में चर्चा करता है। आज यूएनओ 80 देशों में लगभग 80 मिलियन लोगों को भोजन की सहायता प्रदान करता है, करोड़ों बच्चों को वैक्सीन की आपूर्ति करता है, जिससे कि लगभग साल में 3 मिलियन बच्चे यूएनओ के प्रयासों से बचते हैं। युद्ध, अकाल और उत्पीड़न से भागने वाले लोगों की सहायता भी ये करता है। गरीब देशों में गरीबी से जूझने में भी ये सहायता करता है। मातृ स्वास्थ्य को समर्थन करता है। 1 मिलियन से अधिक महिलाओं को गर्भ अवस्था के जोखिम को दूर होने से मदद करता है। कौन? यूएनओ। यानी कि अल्पविकसित देशों के लिए एक जीवन रेखा का काम करता है। कौन? यूएनओ। सन 2000 में यूएनओ की जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने एमडीजी के लक्ष्य को रखा। एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, हजारों सालों का हम विकास करेंगे। सन 2015 में इन्होंने अपने सभी देशों के ऊपर एमडीजी लक्ष्य को क्या कर दिया है? प्रतिपादित कर दिया है कि सभी देश इस चीज़ को अपनाएं, जिसके अंतर्गत गरीबी खत्म करें, भूख को खत्म करें, सभी बच्चों को शिक्षा दें, स्त्री पुरुष के आधार पर जो लैंगिक असमानता है उसे खत्म करें, महिलाओं को सशक्त करें, बाल मृत्यु दर को कम करें, मातृ स्वास्थ्य में सुधार हो, HIV, एड्स, मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं इनका मुकाबला करने लायक छोटे छोटे देशों को बनाया जाए, पर्यावरण में स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। ये सब चीज़ें 2015 में हुई, जो कि यूएनओ की उपलब्धि हमें दिखाती है, जो कि हमें ये बताती है कि विश्व की राजनीति में किस प्रकार से यूएनओ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
सन 2015 में विश्व के नेताओं ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की बात की गई। ये कहा गया कि संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रयोग कर सकें। इसमें इन्होंने खास तौर पर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया कि अगर जलवायु परिवर्तन इतनी तेज गति से होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी शेष बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में पृथ्वी को बचाने पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा गैर औपनिवेशीकरण के क्षेत्र में इसकी भूमिका रही, यानी कि जो अफ्रीका, लतीनी अमेरिका के जो बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया गया था, उन सभी देशों को स्वतंत्र कराने में कहीं ना कहीं यूएनओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ घरेलू संघर्षों को हल करने में भी यूएनओ की भूमिका रही है। ये माना गया है कि 70 से अधिक फील्ड मिशन लगाए गए, 172 से अधिक शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से दुनिया भर में बहुत सारे हल निकाले गए, जहां इसकी शांति सेना विभिन्न अभियानों में कार्य कर रही है। इसके अलावा यूएनओ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे कानून बनाए हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं। ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है? एक मनुष्य होने के नाते हमें वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो एक मनुष्य को मिलते हैं। 1948 में इन्होंने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी और पूरे विश्व में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की वकालत आज यूएनओ करता है। पिछले अगर 7 दशकों की बात की जाए, लास्ट 7 डिकेड्स की बात की जाए, तो इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं जिससे पता चलता है कि यूएनओ लोकतंत्र में विश्वास करता है, कानून के शासन में विश्वास करता है, समानता पर विश्वास करता है। इसके अलावा सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी कि R2P का सिद्धांत दिया है। R2P के सिद्धांत का मतलब क्या है? सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिसमें यह कहा गया कि नरसंहारों को नहीं होने दिया जाएगा, युद्ध अपराधों को नहीं होने दिया जाएगा, मेजोरिटी जो माइनॉरिटी की पूरी आबादी को सफाई कर देती है, यानी कि निर्जातीय सफाई नहीं होगी, मानवता के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं होंगे। इस चीज़ के लिए यूएनओ प्रतिबद्ध है। लेकिन देखो कितना अच्छा लग रहा है जब हम यूएनओ को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप रियलिटी देखोगे तो रवांडा में 5 लाख लोगों को मार दिया गया हुस्सी और तुसु के बीच में। कितने दंगे फसाद पूरे विश्व में होते रहे हैं। आर्मेनियाई लोगों के और अजरबैजान के लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं नगर नौकराबाग को लेकर। अगर आप पिछले 70 सालों का इतिहास देखोगे ना, कम से कम 2 करोड़ लोग केवल आंतरिक संघर्ष से मारे गए हैं। कम से कम ना 1 करोड़ लोग पीने के पानी की समस्या से मारे गए हैं। और आपने ये भी देख लिया होगा कोरोना के टाइम में WHO ने कितनी बड़ी उपलब्धियां करी होंगी, कितने बड़े बड़े काम करे थे कोरोना के समय में। केवल एडवाइजरी जारी की थी, एक वैक्सीन का ट्रायल नहीं ले पाया WHO। तो हम ये क्रिटिसाइज करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी उपलब्धियां पढ़ लेते हैं। तो यूएनओ का महान बौद्धिक योगदान ये रहा कि आज इकोनॉमी के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इसने बहुत सारी चीज़ों का बढ़ावा दिया है। इसके साथ साथ सतत विकास के लिए, जलवायु परिवर्तन पर लोगों को जागरूक करने के लिए इसने कितना बढ़िया काम करा यूएनओ ने। हर साल जब यूएनओ बैठक होती है ना, तो ये बात की जाती है हर देश कार्बन के स्तर को कम करेगा, लेकिन जब हर साल फिर बैठक होती है तो कार्बन बढ़ा हुआ ही मिलता है। यानी कि रूल्स बनने बड़ी बात नहीं है, रूल्स को फॉलो करना भी तो बड़ी बात है, जमीनी स्तर पर लागू करना भी तो बड़ी बात है। और इसके लिए ना जब तक कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक अनुशासित जनता नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। 2016-17 के लिए इन्होंने $5.4 बिलियन का बजट बनाया था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। शांति की स्थापना के लिए इनका बजट था $7.87 बिलियन। तो यानी कि लाखों लाख करोड़ रुपए यूएनओ खर्च कर रहा है शांति स्थापना के लिए, फिर भी रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं समाप्त हो पा रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि है यूएनओ की। बाकी आप समझ ही रहे होंगे मेरे शब्द किस ओर इशारा कर रहे हैं। शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए यूएनओ ने बहुत सारे कार्य किए हैं। लगभग 2005 में 38 मिलियन से बढ़कर 2017 में 65 मिलियन शरणार्थी हो गए हैं, जिनके लिए यूएनओ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जितने भी देश हैं वो विश्व के तापमान में वृद्धि को लगभग, जो कि 3.5 डिग्री सेल्सियस से लगभग कम रखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? सब लोग कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे। यूएनओ की सफलता का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हो कि 12 नोबेल शांति के पुरस्कार इसकी एजेंसियों को मिले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, उससे निपटने में भी यूएनओ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, क्योंकि भाई अमेरिका पे हमला हुआ था तो आपको भूमिका तो अदा करनी ही पड़ेगी। तो यूएनओ अब आगे क्या लिखता है, ये तो हो गई यूएनओ की उपलब्धियां। अब बात करता है यूएनओ की क्रिटिसाइज कर रहा है, यूएनओ की आलोचना कर रहा है क्या कि यूएनओ से हम सभी बड़ी उम्मीदों को साकार नहीं कर सकते। यूएनओ से उम्मीदें नहीं लगा सकते कि वो सारी चीज़ों को साकार कर देगा। जैसे कि आतंकवाद जैसी समस्या बनी हुई है जिसे यूएनओ अभी तक हल नहीं कर पाया है,
गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी पूरे विश्व में एक समस्या बनी हुई है। सिर्फ रिपोर्ट छाप देने से आप समस्या हल नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के लिए उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। जमीनी स्तर पर नियमों को लागू करना पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, 5 वीटो पावर वाले, 10 बिना वैसे वाले, यानी कि अस्थायी सदस्य तो 2-2 साल के लिए होते हैं। ऐसे में यूएनओ पे आरोप लगते हैं कि भारत जैसे देश, जापान जैसे देश, जर्मनी जैसे देश जो हैं, इन्हें भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी उभरती हुई महाशक्तियां हैं। इजराइल, ब्राज़ील, ये भी वीटो पावर की डिमांड करती हैं, क्योंकि जब यूएनओ का निर्माण हुआ तो 51 देश थे और आज 193 देश हैं। तो कम से कम 10% बंदों को तो वीटो पावर दो, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया अपने हिसाब से विश्व की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। तो ऐसे में विश्व में 5 महाशक्तियों का दबदबा रहता है। तो ऐसे में छोटे देश कहाँ जाएंगे? उन देशों की भूमिका क्या होगी? एक तरफ तो अमेरिका और जो यूएनओ है ये समानता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं की असमानता हमें दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तरफ तो ये गृह युद्ध को ख़त्म करने की बात करता है, तो वहीं 2003 का हम दारफुर युद्ध देखें तो यहाँ पर पता क्या हुआ था? सूडान की सरकार ने मिलिशिया में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, लगभग 4 लाख नागरिक मारे गए। इतनी बड़ी बड़ी सामूहिक हत्याएं हो जाती हैं। इस संघर्ष में 2 मिलियन शरणार्थी लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा, यानी कि 2 मिलियन लोग, यानी कि 20 लाख लोग अपना क्षेत्र छोड़ छोड़कर भाग गए, डर के मारे। तो ऐसे में यूएनओ क्या कर रहा है? तो अगर क्वेश्चन आया कि यूएनओ का गठन किस प्रकार से हुआ, उसका भी आंसर आप दे देंगे। अगर क्वेश्चन ये आया कि यूएनओ की उपलब्धियां बताइए और उसकी आलोचना कीजिए, तो आप ये भी कर देंगे। तो यूएनओ की आलोचना में क्या करना है कि बहुत बड़े बड़े संघर्ष होते रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं। ऐसे में यूएनओ का मौन रहना अपने आप में दिखाता है। इसके अलावा यूएनओ में जो वीटो पावर दी गई है उससे 5 ही देशों का दबदबा दिखाई देता है, अन्य देशों को असमानता महसूस सी होती है। भारत जैसे देश जो हैं ये इसमें अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बहुत सारी समस्या वैसे की वैसी बनी हुई है जिससे यूएनओ असफल रहा है। जैसे कि आतंकवाद जैसी समस्या, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या सिर्फ कागजों में बनकर रह गई है, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। आगे चैप्टर में बात की गई है कि डेमोक्रेसी में यूएनओ का क्या योगदान रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का लोकतंत्रीकरण का मतलब क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी लोगों की भागीदारी। तो ये माना गया कि यूएनओ में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी लोगों की भागीदारी से लिए जाते हैं। पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ाने की प्रतिबद्धता रखता है कौन? यूएनओ। इसलिए यूएनओ में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें सभी देश भागीदारी लेते हैं। सभी लोगों की वोटिंग सिस्टम होता है, कौन सा सदस्य देश चुना जाएगा, कौन सा सदस्य देश हटाया जाएगा, इसके लिए भी डिसीजन वोटिंग से ही होता है। किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलेगी, और विश्व में जितने भी निर्णय होते हैं वो वोटिंग से माध्यम से होते हैं। इससे पता चलता है कि यूएनओ का आदर्श प्रतीक क्या है? लोकतंत्र है। तो हर मुद्दे पर सबसे चर्चा की जाती है, लेकिन फिर से वही वाली बात आती है कि कुछ देश इसके वीटो का विरोध करते हैं। ये क्या, बर्लिन की दीवार का जब पतन हुआ, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो और भी ज़्यादा लोकतंत्र की डिमांड उठ गई कि यूएनओ की जो कार्यप्रणाली है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो और ज़्यादा पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसे में 31 जनवरी 1992 को यूएनओ की एक बैठक हुई, इसके शासन अध्यक्षों की एक बैठक हुई, और विश्व में इस चीज़ पर बहस छिड़ गई कि क्या यूएनओ में और सुधार होने चाहिए, क्या यूएनओ के में शक्ति का विस्तार होना चाहिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो एक सुझाव ये आया, जी हाँ बढ़ानी चाहिए, 15 सदस्यों की जगह अब 24 सदस्य हो जाने चाहिए, और इसके अलावा 5 अतिरिक्त स्थायी सदस्य, यानी कि जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं वो 10 हो जाने चाहिए। जापान और जर्मनी, ब्राज़ील, भारत और नाइजीरिया जैसे देशों को, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और मिस्र के नामों पर भी चर्चा की जाती है कि इन्हें वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज तक वीटो पावर पे असहमति नहीं बन पाई है। जैसे कि अमेरिका ने सन 2010 में ये कहा था कि भाई भारत को वीटो पावर मिल जानी चाहिए। इसी प्रकार से ये कहा गया कि जर्मनी को वीटो पावर मिलनी चाहिए, लेकिन इटली ने विरोध कर दिया। अर्जेंटीना और ब्राज़ील की उम्मीदवारों को चुनौती मिली। अमेरिका ने जब भारत का समर्थन किया तो चीन ने मना कर दिया। तो ऐसे में ये पता चलता है कि ये पांचों देश इस प्रकार से नीतियों को बनाते ही हैं कि कोई ना कोई एक देश मना कर देता है, जिसके परिणाम तक क्या हो जाता है, जिसके परिणाम तक वो डिसीजन ले पाते जो डिसीजन इन्हें लेने चाहिए। दो 2005 में ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें कोफी अन्नान जो कि महासचिव थे, उन्होंने ये कहा कि जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील को क्या मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए।
लेकिन क्या हुआ, वो काम अभी तक नहीं हो पाया। अमेरिका ने किसी भी नए सदस्य के लिए वीटो पर कोई विचार ही नहीं किया। तो मतलब सुझाव तो आते रहे लेकिन उन सुझावों पर अमल नहीं किया गया। ऐसे में लगातार इस पर गहन चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में लगातार पक्ष और विपक्ष पर लगातार बात होती रही है कि कैसे और देशों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे यूएनओ को और ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे यूएनओ में लोकतंत्रीकरण को और बढ़ावा दिया जाए। तो ये समस्या भले ही चर्चा होती रही लेकिन ये समस्या आज भी ज्यों के त्यों है। आज भी 5 ही देशों को वीटो पावर है। इसी चीज़ पर इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। तो यूएनओ की संरचना से जुड़ी बहस का मुद्दा क्या है, तो इसकी वीटो पावर वाले सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किन किन देशों को देनी चाहिए, किन किन देशों को नहीं, ये आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का भविष्य कैसा हो सकता है, तो देखिए अब इसमें आपको ये बताना है कि यूएनओ में अगर समय रहते सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में यूएनओ अप्रासंगिक हो जाएगा। यूएनओ ने अगर बड़े बड़े देशों के पक्ष में फैसले लेने बंद नहीं किए तो आगे चलकर छोटे छोटे देश इसे ट्रांसपेरेंट नहीं मानेंगे और शायद इससे अलग होने की डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी संगठन को अगर जीवित रखना है तो उस संगठन का महत्व बना रहना चाहिए, उस संगठन में मतभेद नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में सुरक्षा परिषद को भविष्य में और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। उसके देशों को, संघर्ष से उभरने वाले देशों को संस्थाओं के अंतर्गत लाना होगा। बड़े बड़े देशों की मनमानी को रोकना होगा। सुरक्षा के लिए जो आर्थिक और सामाजिक खतरे हैं उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करने होंगे और एक अच्छे तरीके से सचिवालय को आगे बढ़ाना होगा। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं को दूर करना चाहिए, आतंकों और अपराधों को ख़त्म करने के लिए कार्य करने चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालांकि यूएनओ भले ही कुछ समस्याएं उसके साथ रही हों लेकिन फिर भी यूएनओ ने पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध को होने से बचाया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि भले ही यूएनओ में कुछ कमियां रही हैं लेकिन फिर भी यूएनओ विश्व की राजनीति को एक नया मंच देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चैप्टर में सारांश दिया है, चैप्टर यहीं फिनिश होता है और ये सीरीज़ भी यहीं फिनिश होती है। आशा है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। दूसरी बात ये है, देखिए ये जो लेक्चर है ना ये 2-2 घंटे के होने चाहिए कम से कम, और कम से कम 3 से 4 पार्ट्स में होने चाहिए, तब मज़ा आता है इन लेक्चर्स का। आधे घंटे में चैप्टर भी पूरा करना होता है। 20-20 पेज के चैप्टर्स हैं, सारे कंसेप्ट भी क्लियर करने होते हैं क्योंकि देखिए पढ़कर तो नहीं सुनाना ना। तो ऐसे में कई बार कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो फाइनल ईयर की जो क्लासेस शुरू करेंगे हम वो शुरुआत से शुरू करेंगे और आशा है कि आप लोगों का साथ और स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सब्जेक्ट की सीरीज़ के साथ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।